ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं विशाल पांडे। शाम के 4 बज चुके हैं। मातृभूमि में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच सियासत काफी तेज हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ने जलाई शासनादेश की कॉपी। उद्धव ठाकरे ने हिंदी पढ़ाने वाले प्रस्ताव के शासनादेश की कॉपी को जलाया है। हिंदी की अनिवार्यता को लेकर जारी विरोध के बीच शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से प्रदर्शन किया गया, जिसमें उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। 5 जुलाई को इसी मुद्दे को लेकर मार्च निकाला जाएगा। हिंदी को लेकर महाराष्ट्र में सियासत काफी तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे ने जलाई शासनादेश की कॉपी और अब 5 जुलाई को इसी मुद्दे को लेकर मार्च निकालेगी उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना। हिंदी की अनिवार्यता को लेकर जारी विरोध के बीच में यह प्रस्ताव की कॉपी जलाई गई है। उद्धव ठाकरे आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और भाषा को लेकर सियासत महाराष्ट्र में नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे ने जलाई शासनादेश की कॉपी। तो हिंदी को लेकर महाराष्ट्र में सियासत काफी तेज हो चुकी है। उद्धव ठाकरे क्या अपनी खोई हुई जमीन तलाश करना चाहते हैं? भाषा पर विवाद को तूल देकर वैभव परब हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे वैभव के पास चलते हैं। वैभव, क्या उद्धव ठाकरे भाषा के मुद्दे के सहारे अपनी खोई जमीन को तलाश रहे हैं महाराष्ट्र में? भाषा पर विवाद क्यों? हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। वैभव, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है वैभव तक कुछ तकनीकी समस्या। जी बिल्कुल। मेरे साथ इस वक्त हम आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त यूबीटी की महिला कार्यकर्ता यहाँ पे आक्रामक है और यहाँ पे हिंदी भाषा की सख्ती को लेकर यहाँ पे माहौल गर्म हो चुका है। देखिए, फिर एक बार यहाँ पे जीआर है, शासन निर्णय है, वो जलाया जा रहा है। आखिर 5 जुलाई को जिस प्रकार से मोर्चा होने वाला है उसकी तैयारी यहाँ पे पहले ही दिखाई दे रही है। आज मराठी भाषा समन्वय समिति की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया था। उस बैठक को लेकर खुद उद्धव ठाकरे इस बैठक में पहुंचे थे। आदित्य ठाकरे और काफी सारे उनके नेता थे। हर्षवर्धन सकपाल भी यहाँ पे थे और यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो शासन निर्णय है वो जलाया जा रहा है। वो कुछ लोगों से पूछिएगा आखिरकार विरोध किस बात को लेकर है? क्यों जला रहे आप ये? मराठी भाषा हमारी मातृभूमि है, महाराष्ट्र की मातृभूमि है। इसके लिए जो सख्ती का हिंदी के है ये कभी नहीं होने के लिए आज ये किया है। भाजपा तो आप पर आरोप लगा रही है कि उद्धव साहब ने ये शासन निर्णय बनाया करके राम कदम वहाँ पे आपके नारे दे रहे खिलाफ। भाजपा कुछ भी कर सकते, भाजपा को झूठ बोलने की आदत पड़ी है। भाजपा को कभी मालूम है क्या? भाजपा अभी ये भी बोले कि उद्धव साहब ने लिख के दिया, उद्धव साहब ने सिग्नेचर किया, लेकिन वो झूठ बोलने की आदत उनकी है क्योंकि वो तो गुंडे तो है ही और पलटी सरकार है, पलटी सरकार। वो वॉशिंग मशीन सरकार। वैभव, इनसे पूछेगा आखिरकार विरोध किस बात को लेकर है? मराठी के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही। अगर हिंदी भाषा की बात की जा रही तो हिंदी भाषा का विरोध किस बात को लेकर है? सवाल आपसे है कि हिंदी भाषा को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या विरोध किसके लिए कर रहे हैं? विरोध हिंदी भाषा की सख्ती पे हो रहा है। हम सभी भाषा का आदर करते हैं। अपने देश में अनेक भाषाएं हैं, सभी को भाषा सीखनी जरूरी है, लेकिन सख्ती का विरोध कर रहे हैं हम। और आज आप महाराष्ट्र या मुंबई में ये सख्ती की बात करें तो इतर राज्य में क्यों नहीं कर रहे? इतर राज्य में मराठी की सख्ती करो, हम कबूल करेंगे। भाजपा तो इसका समर्थन कर रही है ना यहाँ पे। सुनो, बात क्या है, हमारा कहना है अपनी मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। विविध जो शिक्षण तज्ञ है उनका भी कहना है कि छोटे बच्चों के लिए अपनी मातृभाषा में अगर शिक्षा दी जाए तो वो अच्छी तरह से आकलन कर सकते हैं। तो ये लोग तो छोटे बच्चों पे 3 भाषाएं डाल रहे हैं, तो ये बात बराबर नहीं है। भाषा सीखने में कोई गैर क्या है? हिंदी भाषा सीखेंगे तो क्या फर्क? तो हम किधर बोल रहे हैं हिंदी भाषा? हमने हिंदी सीखी नहीं तो हमको हिंदी आती नहीं। अभी हम हिंदी में भाषण कर रहे हैं ना। अभी आज देखो, देश से महाराष्ट्र में जो लोग आ रहे हैं उनको सीखने जरूरी है मराठी
मराठी भाषा। हमको क्यों बोल रहे हैं? हमारी चलिए, मराठी चलिए, भाषा ही वैभव, मराठी आप भाषा। नजर बनाए मराठी रखिएगा इस खबर पर। हम आगे आपके पास आएंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो देखिए कि किस तरह से महाराष्ट्र में सियासत तेज हो चुकी है भाषा को लेकर। आगे बढ़ते, अगली बड़ी खबर आ रही है पटना से इस वक्त की। पटना से बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव के पोडियम से टकराया ड्रोन। तेजस्वी के संबोधन के दौरान गिरा ड्रोन। दरअसल तेजस्वी यादव गांधी मैदान में वक्त बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तभी कवरेज में लगा एक ड्रोन तेजस्वी यादव की तरफ आ गया। तेजस्वी यादव अचानक से झुक गए और थोड़ी देर के लिए संबोधन को रोकना पड़ा, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ड्रोन को कब्जे में लिया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, तेजस्वी यादव जिस कार्यक्रम में गए थे गांधी मैदान में, वहां कवरेज में जो ड्रोन लगे हुए थे वो तेजी से तेजस्वी यादव की ओर आगे बढ़े। हालांकि तेजस्वी यादव हल्का झुकते हुए नजर आ रहे हैं ड्रोन को देखते हुए, लेकिन उन तक पहुंचने से पहले ड्रोन उनके पोडियम के पास ही गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने ड्रोन को हटाया, उसके बाद फिर तेजस्वी यादव ने भाषण की शुरुआत कर दी। गांधी मैदान में वक्त बचाओ संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे तेजस्वी यादव। मुस्लिम संगठनों की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में एक छात्रा से गैंगरेप का मुद्दा सियासी घमासान की वजह बन गया है। आरजीकर कॉलेज के बाद अब लॉ कॉलेज में हुई इस घटना ने बंगाल को शर्मसार कर दिया है। लेकिन उससे भी शर्मनाक है बंगाल में सत्ताधारी दल के नेताओं की वो प्रतिक्रिया जो गैंगरेप की घटना को लेकर दी जा रही है। मुख्य आरोपी को लेकर टीएमसी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है और अब टीएमसी नेता मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी के बयान ने टीएमसी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। हालांकि टीएमसी की तरफ से मदन मित्रा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं महिला आयोग की तरफ से कोलकाता पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कहा गया कि पुलिस महिला आयोग को पीड़िता से मिलने से रोक रही है। कल बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद बीजेपी बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार को हिरासत में लिया गया। करीब 12 घंटे के बाद उनकी रिहाई हुई। कोलकाता गैंगरेप को लेकर टीएमसी विपक्षी दलों के निशाने पर है, तो वहीं मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी के शर्मनाक बयान को लेकर टीएमसी में ही तकरार शुरू हो गई है। पहले पार्टी ने मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी के बयान से किनारा किया, जिसके बाद महुआ मोइत्रा ने कल्याण बनर्जी पर निशाना साधा और अब कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा पर पलटवार किया है। दरअसल महुआ मोइत्रा ने दोनों नेताओं के बयान पर आपत्ति जताई थी, जिस पर कल्याण बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई है। What she has broken a family of a 40 years marriage and married a guy of 65 years. Women of the country will decide it. अब आपको एक बार टीएमसी के दो बड़े नेताओं का वो बयान भी सुनवा देते हैं, जिस पर टीएमसी के अंदर ही ये सियासी तकरार शुरू हुआ है। নিরাপত্তা কাকে দেবে? নিরাপত্তা তো তার সহকর্মীরা দেবে, সহকর্মীরা দেবে। সেখানে সহকর্মীরাই রেপ করছে, তাহলে অন্যায়টা কারা করছে? নিরাপত্তা কাকে দেবে? নিরাপত্তা তো তার সহকর্মীরা দেবে, সহকর্মীরা দেবে। সেখানে সহকর্মীরাই রেপ করছে, তাহলে অন্যায়টা কারা করছে? तो जिस दिन कॉलेज बंद है, परीक्षा चल रहा है, आपको यूनिट की कुछ बनाएगा तो आप मत जाइए, इसमें आपको भला नहीं होगा। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, दो सहेलियाँ लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हम जो गंदा काम किया, वो he had taken the advantage of the situation. कोलकाता गैंगरेप कांड को लेकर महिला आयोग की टीम कोलकाता पहुंची, जहां महिला आयोग की टीम ने कोलकाता पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता से मिलने से रोक रही है पुलिस, यह कहना है एनसीडब्ल्यू के सदस्य मुजामदार का। पीड़िता के परिजनों से भी मिलने से रोका गया, पीड़िता को कहीं छिपा कर रखा गया है। एनसीडब्ल्यू के सदस्य ने ये सभी आरोप यहां पर कोलकाता पुलिस पर लगाए हैं। वो नहीं है, ताला मार के कहीं भगा के छिपा के रखे हैं। व्हाट डू यू थिंक? क्यों नहीं आया सामने? क्यों इसको लाया नहीं गया? क्योंकि पुलिस नहीं मांगा। अगर पुलिस मांगते तो वो हमारे पास आके हमसे मिलते। जो हुआ है ये हम रिपोर्ट में बाकी काम करें। पुलिस ने कल कमीशन के चिट्ठी मिलने के बाद
फटाफट 164 करवा लिया, फटाफट उनका मेडिको लीगल जो कंप्लीट नहीं था वो हुआ, उसके बाद उनका क्राइम सीन में लाके एग्जामिनेशन हुआ, सारे काम कर लिया एक के दिन में, और उसके बाद उनको पता नहीं है कि वो कहाँ है। So funny, even a small child will laugh at this. और वो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कोलकाता रेप केस को लेकर। बड़ी खबर यह है कि गैंगरेप केस के लिए 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पहले 5 सदस्यीय एसआईटी को सौंपा गया था जांच का जिम्मा, और अब इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है। 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पूरे मामले की जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन इस मुद्दे पर लगातार पश्चिम बंगाल की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पहले आरजीकर की घटना और अब कोलकाता के इस लॉ कॉलेज में जो वारदात हुई है उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और इस पर सियासत भी हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाढ़ और बारिश ने भारत ही नहीं चीन में भी तबाही मचाई है। चीन में पिछले लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ आ गई है। दक्षिण पश्चिमी चीन के गुइझोउ प्रांत के कांगजियांग में बाढ़ग्रस्त इमारतों और सड़कों का हवाई दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। चीन के गुइझोउ प्रांत में बाढ़ से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है और 80,000 से ज्यादा लोगों को उनके घरों से निकल सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। यूपी के हमीरपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां यमुना पुल पर मरम्मत के चलते वाहनों की एंट्री बंद है। इसके बाद भी बीजेपी विधायक की कार पुल से होकर गुजरी, लेकिन एक महिला का शव लेकर जा रही एम्बुलेंस को रोक दिया गया। बेटों ने पुलिसकर्मियों के हाथ पैर जोड़े, काफी देर तक गुहार लगाई, लेकिन पुलिसकर्मी एम्बुलेंस को भेजने के लिए राजी नहीं हुए। इसके बाद बेटे ने एम्बुलेंस से शव को उतारा और करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर पुल पार किया। स्ट्रेचर को एक तरफ बेटा तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस ड्राइवर और चिकित्सा कर्मी पकड़े हुए थे। इसके बाद वो शव को ऑटो से लेकर घर गया। मामला कानपुर सागर हाईवे NH34 का है। हमीरपुर में यमुना नदी पर बने पुल की मरम्मत का काम शनिवार सुबह 6 बजे से शुरू हुआ। इसके चलते पुल से वाहनों की आवाजाही 2 दूने के लिए रोक दी गई। शनिवार सुबह सदर विधायक मनोज प्रजापति की कार को पार कराने के लिए यमुना पुल पर लगी बैरिकेटिंग हटा दी गई, जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। इसके बाद जब शव को लेकर एक एम्बुलेंस आई तो पुल पर तैनात पुलिसकर्मियों ने एम्बुलेंस को रोक दिया, जिसके बाद इस बेटे को पार्थिव शव को लेकर मजबूर होना पड़ा पैदल पुल पार करने के लिए। साथ में चिकित्सा कर्मी और एम्बुलेंस का ड्राइवर है। तो ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट। एक तरफ विधायक की गाड़ी को निकलने दिया, पुलिसकर्मियों ने बैरिकेटिंग हटा दी। अगर पुल बंद था तो नियम सभी के लिए बराबर होना चाहिए था, तो बीजेपी विधायक की गाड़ी क्यों निकलने दी और एम्बुलेंस को क्यों रोक दिया गया। वहीं बीजेपी विधायक मनोज प्रजापति ने अब इस मामले पर सफाई दी है। उनका कहना है कि वे कार में नहीं थे, उनके पिता भाई का इलाज कराने के लिए कानपुर लेकर गए थे। ये पूरी तरीके से भ्रामक और तथ्य के अनुरूप नहीं है। पुल बंद होने की प्रक्रिया में था। मेरे बाहर भाई को मेरे परिजन लेकर के वहाँ से जा रहे थे। आधा पुल बंद था और एक तरफ से बंद होने की प्रक्रिया में तत्समय मेरा वाहन वहाँ से निकला है और पुल पूरी तरीके से बंद नहीं था। सुबह 6 बजे के आसपास हम वहाँ से निकल गए। 2 घटनाओं को अलग अलग जो घटनाएं हैं उनको जोड़ करके दिखाने का प्रयास किया गया है। सरकार की छवि धूमिल करने के लिए, हमारी छवि धूमिल करने के लिए और प्रशासन की छवि धूमिल करने के लिए प्रयास किया गया है। उत्तरकाशी की यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। यहां 19 मजदूरों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 9 मजदूर मलबे में दबे हुए हैं। लैंडस्लाइड के बाद पूरी सड़क वॉश आउट हो गई। अलग अलग जगहों से 10 से 15 मीटर तक सड़क पूरी तरह से गायब हो गई है। इन तस्वीरों को आप देखिए। उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही हुई है और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में बादल फटने से तबाही हुई है। 19 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया, 9 अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ। घंटी बजाओ मतलब वो शो जो आपकी आवाज है। एक ऐसा शो जो आपकी समस्याओं को देश के सामने लेकर आता है ताकि आपकी उस समस्या का समाधान हो सके। अगर सिस्टम या सरकार की वजह से आप परेशान हैं, आपकी आवाज सुनी नहीं जा रही, तो घंटी बजाओ आपकी आवाज बनता है। आपकी समस्या की पड़ताल कर शासन प्रशासन तक आपकी आवाज पहुंचाता है, जिससे सबकी जिम्मेदारी तय हो सके।
आज घंटी बजाओ में बात होगी आसमानी आफत के बाद फेल होते उस सिस्टम की जिसने देश के लाखों लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। बारिश किसे अच्छी नहीं लगती। आसमान से गिरती रिमझिम फुहारें तन मन को सुकून देती हैं, लेकिन अब बारिश लोगों को डराने लगी है, खासकर पहाड़ों में जहां बारिश का मतलब बर्बादी बन चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल बारिश यहां अपने साथ त्रासदी लेकर आती है। हर साल बारिश की वजह से कईयों की जान चली जाती है, करोड़ों की संपत्ति बर्बाद होती है। बावजूद इसके संबंधित अधिकारी कान में रुई डालकर सोए रहते हैं। इसीलिए इनके खिलाफ घंटी बजाइए। कुदरत मंद है कि ना, बहुत ही तगड़ी तबाही, पूरा नाला भर गया है। देखो लाइफ फ्लड, पूरा बादल फटने का असर, पंचाहुला नाला फट चुका है दोस्तों। सरकारी तंत्र का फेल होना किसे कहते हैं, हिमाचल प्रदेश से आई तबाही की इन तस्वीरों को देखकर पता चलता है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कुदरत ने अपना कहर बरपाया। हिमाचल प्रदेश एक बार फिर कुदरत के प्रतिशोध के आगे पौना नजर आया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर वो सरकारी सिस्टम फेल हो गया जिसके कंधे पर इस तबाही को रोकने की जिम्मेदारी थी। हिमाचल में ये मुसीबत बादल फटने के कारण आई है, जो वैसे तो आसमानी आफत है, हर साल बादल फटते हैं, लेकिन कहानी इसके आगे की है, बादल फटने के पहले और बाद की है, जहां एंट्री होती है हमारे सिस्टम की, जो हर बार की तरह एक बार फिर फेल हो गया। घंटी बजाओ में आज बात इसी फेल सिस्टम की करेंगे। बात होगी हर साल क्यों और कैसे हमारा सिस्टम कुदरत के सामने घुटने टेक देता है, लेकिन पहले बात उस तस्वीर की जिसने एक बार फिर इस सिस्टम की पोल खोल कर रखी। पूरा बादल फटने का असर, पंचाहुला नाला फट चुका है दोस्तों। इसकी शुरुआत पानी में तिनकी की तरह बहती इन लकड़ियों से करते हैं, जिसने एक बार को तो साउथ की सुपरहिट फिल्म पुष्पा की यादें ताजा कर दी। अब दोस्तों पुष्पा राजा। ये तस्वीर कुल्लू जिले की सेंट घाटी की है, जहां बादल फटने के बाद जीवा नाले में सैलाब आ गया, जिसने देखते ही देखते रौद्र रूप ले लिया। शुरुआत में ये तस्वीर किसी भी आम बरसाती नाले जैसी थी, लेकिन थोड़ी ही देर में मंजर बदल गया। पानी के साथ बड़ी बड़ी लकड़ी बहती हुई दिखाई देने लगी। एक समय तो ऐसा आया पानी की जगह केवल लकड़ियां नजर आ रही थी। जिसने भी इस तस्वीर को देखा हैरत में पड़ गया, क्योंकि पानी का ही नहीं, यहाँ लकड़ियों का भी सैलाब था। हम आपको बताते हैं यहाँ कैसे सरकारी तंत्र फेल हुआ। नदी के किनारे ना जाए भाई लोग, ये देखिए तबाही तबाही। पहाड़ों में जंगलों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है। इतनी लकड़ियों का एक साथ बहकर आना इसी का सबूत है कि बड़े पैमाने पर लकड़ी काटकर जमा की गई थी। अब सवाल ये है, जब इतने बड़े पैमाने पर लकड़ियां काटी जा रही थी,
प्रशासन कहां था? उसे इसकी भनक क्यों नहीं लगी, जबकि वन विभाग खुद मुख्यमंत्री के अंडर आता है? इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब तो खुद कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल उठा दिए हैं। 2023 में जब बहुत बड़ी आपदा प्रदेश में आई, उस समय भी हमने ये मंजर देखा। बहुत बड़े बड़े जो लकड़ी के टुकड़े वो नदी में बहते नजर आए और लगभग वही परिस्थिति अभी नजर आई है। प्रकृति है, वो खुद चीख चीख के बोल रही है कि हमें बचाने की ज़रूरत है। अगर आज हम जंगल को नहीं बचाएंगे तो हमारे प्रदेश का अस्तित्व खतरे में। इन लकड़ियों और सैलाब का क्या कनेक्शन है, अब ये जान लीजिए। पहाड़ों में जंगल ऊपर से बहकर आते पानी को काबू में रखता है, जिसके नीचे आते आते पानी की रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पानी कैसे रुकेगा? ऐसे में इसी तरह बादल फटने के बाद सैलाब आएगा। पहाड़ों में जो कटाई हो रही है, उस कटाई के कारण जंगल भी नष्ट हो रहे हैं और पत्थर सामने आ रहे हैं। तो जो पानी जमीन के अंदर जा सकता था मिट्टी के कारण, वो मिट्टी अब रही नहीं, तो पानी जमीन पे ही बहेगा और वो बहुत तेजी से बहता है और नीचे की तरफ आता है। तो निश्चित रूप से उससे जो भी नुकसान होता है बहुत अधिक मात्रा में होता है। लेकिन प्रशासन की लापरवाही की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पेड़ से लेकर रेत तक ये खेल चल रहा है। नदियों से अंधाधुंध रेत निकाली जा रही है, जिसके कारण नदी अपने वेग पर कंट्रोल खो रही है। इसके अलावा पहाड़ों में नदी किनारे बन रहे होटल और घर भी एक बड़ी वजह है, जिसके कारण सैलाब आ रहा है। ये होटल और घर पानी की कुदरती दिशा को बदल रहे हैं, जिससे पानी कभी पुल को बहा ले जाता है तो कभी सड़क को, कभी कभी तो फ्लैश फ्लड घरों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। नदी के तल की अगर रेत निकाल लेते हैं तो उसके कारण बड़ा नुकसान होता है। उसका कारण ये है कि जब रेत रहती है तो पानी को रेत एब्जॉर्ब कर लेती है, परंतु जब रेत निकल जाएगी तो वो तल उबड़ खाबड़ हो जाएगा और उसके कारण क्या होता है कि जो पानी बहता है, तेज़ी से आता है, वो टर्बुलेंट फ्लो का फॉर्म अख्तियार कर लेता है। कुदरत का ये दोहन आर्थिक नुकसान तो पहुंचा ही रहा है, लोगों की जान पर भी भारी पड़ रहा है। 2024 में हिमाचल प्रदेश को बाढ़ से 1360 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 11 लोगों की मौत हुई थी, 50 लोग अब भी लापता हैं। जुलाई 2023 में शिमला में 20 लोग मारे गए थे, 100 से ज्यादा घर बर्बाद हुए थे। अगस्त 2022 में चंबा में 15 लोगों की मौत बादल फटने से हुई थी, 50 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे। इसीलिए इस सिस्टम के खिलाफ घंटी बजाई, क्योंकि आफत भले ही आसमानी हो, लेकिन इसके बाद की मुसीबत के लिए सिस्टम जिम्मेदार है, जो हर बार त्रासदी के बाद जागता है और फिर चादर तानकर सो जाता है। एक आम टैक्स पेयर इसलिए टैक्स भरता है ताकि उसे अच्छी सड़कें मिले, पुल मिले, ना कि इस बात के हर साल पानी तबाही मचाए, जिसमें पुल बह जाए, सड़क बह जाए, घर में बारिश का पानी घुस जाए। आखिर एक आम टैक्स पेयर को ये सुविधाएं देना किसकी जिम्मेदारी है? जाहिर है सरकार की, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? आसमानी आपदा से निपटने के लिए करोड़ों करोड़ का बजट होता है, लेकिन न जाने वो पैसे कहां चले जाते हैं। हर साल वही मुसीबत, वही लोगों के आंसू, वही दर्द सामने आ जाता है। साल तो बदलता है, लेकिन त्रासदी की तस्वीर नहीं बदलती। इसीलिए इस नाकारा सिस्टम के खिलाफ बजाइए घंटी। पहाड़ों की खूबसूरती हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। पहाड़ों को करीब से देखने और जानने के लिए हर साल लाखों लोग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का रुख करते हैं। ये इन राज्यों के लिए कमाई का बड़ा जरिया भी है, लेकिन चंद पैसों के लिए कुदरत से खिलवाड़ किया जा रहा है और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। पानी के बीच आपको कई कार खड़ी नजर आ रही होंगी। ये कुल्लू के कसौल की तस्वीर है, जहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में पार्किंग एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, जहां ये गाड़ियां खड़ी हैं वो कोई पार्किंग नहीं, ये नदी का रास्ता है।
पानी कम होने के कारण लोगों ने यहीं अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी, जो बादल फटने के बाद आए पानी की चपेट में आते आते रह गई। राहत की बात ये रही, ये गाड़ियां पानी की चपेट में नहीं आई, वरना इनका भी हाल इस पिकअप वैन जैसा होता जो तिनकी की तरह बहती चली गई। कुल्लू के कसोल में बादल फटने के बाद बाढ़ में फंसी गाड़ियां, जहां गाड़ियां खड़ी थी वहां कोई पार्किंग नहीं है। सोचिए, इन कारों में कोई होता और ये पिकअप वैन की तरह पानी की चपेट में आ जाती तो कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती। ऐसे में सवाल उठता है, ये किसकी जिम्मेदारी है? बरसाती नालों के पास गाड़ियां पार्क ना हो, ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर ऐसी अवैध पार्किंग है तो उसके खिलाफ नकेल कसी जाए। जाहिर है प्रशासन की, जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। ऐसे में आपको घंटी बजाना जरूरी है ताकि अगली बार इस तरह की तस्वीर सामने ना आए। मॉनसून हर साल आता है और साथ आती है त्रासदी। वैसे पहाड़ी राज्यों के लिए त्रासदी नई नहीं है। हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, दोनों ऐसी त्रासदी के गवाह हर साल बनते हैं, लेकिन ऐसा लगता है इससे कोई सबक नहीं लिया जाता। सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है पिछले हादसों, तबाही और गलतियों से सबक ले, पर ऐसा हो नहीं रहा, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी हो या फिर पहाड़ी राज्य, सबका हाल ढाक के तीन पात बन चुका है। हर साल त्रासदी के बाद प्रशासन जागता है, लेकिन फिर कुंभकर्णी नींद सो जाता है। ऐसे में इस निकम्मे और लापरवाह सिस्टम को जगाने के लिए बजाइए घंटी। ये कुल्लू की सेंज घाटी में NHPC के प्रोजेक्ट के पास की तस्वीर है, जिसे पानी के वेग ने अपनी चपेट में ले लिया। कुल्लू ही नहीं, धर्मशाला में भी बादल फटने से तबाही मची है। धर्मशाला में बादल फटने के कारण अचानक सैलाब आ गया। जिसके कारण इंदिरा प्रियदर्शनी जल विद्युत परियोजना के काम के लिए जुटे कई मजदूर बह गए, जिनके रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन चलाया गया। यहाँ एक प्राइवेट हाइड्रो पावर प्लांट है, जहाँ पे जो मजदूर थे इससे थोड़ा ऊपर जो थे काम कर रहे थे, और अब रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो चले हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए NDRF के जो वर्कर्स हैं वो जा रहे हैं। उनको हम दिखा रहे हैं आपको पहले तो कि NDRF के वर्कर्स के लिए इस टेरेन को क्रॉस करना और वहाँ तक पहुँचना जहाँ वो मजदूर जो काम कर रहे थे, जो वर्कर्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के थे काम कर रहे थे, वो वहाँ तक पहुँचना कितना बड़ा चैलेंज है। बारिश के कारण परियोजना का काम नहीं हो रहा था, इसलिए सभी मजदूर टेम्पररी शेड में थे। इस बीच बादल फटने से बरसाती नाले का पानी कॉलोनी की तरफ डाइवर्ट हो गया, जिससे शेड में आराम कर रहे मजदूर बह गए। ये तस्वीर किसी को भी भयभीत कर सकती है। पानी का वेग इतना ज्यादा था, हाइड्रो प्रोजेक्ट में लगी बड़ी बड़ी मशीनें तक पानी में बह गई। धर्मशाला में बादल फटने से मनूनी खड्ड में आए सैलाब में 5 लोगों की मौत हो गई है। ये मनूनी खड्ड है जिसमें सैलाब आया था और 5 लोगों की इसमें मौत हो गई है। बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं बह के जो हैं नीचे आई हैं। धर्मशाला हादसे के बाद हिमाचल के हाइड्रो प्रोजेक्ट एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया। इन्हें भी त्रासदी के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। हिमाचल के इन बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई सुरंगें और दूसरे निर्माण कार्य पहाड़ों को अंदर से खोखला और कमजोर कर रहे हैं। इसके चलते भूस्खलन की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। ऐसे फ्रेजाइल स्ट्राटा के ऊपर जहां इतना पानी का गश आता हो मॉनसून्स में, प्रोजेक्ट्स की अनुमति होनी ही नहीं चाहिए, जिससे कि इतनी बड़ी त्रासदी का खतरा हो। और जिस तरह ये नाले के साथ साथ पेन स्ट्रोक को लाए, नाले को पूरा कवर कर दिया, तो उसी का कारण है कि जब ये सारा कैचमेंट एरिया का पानी उसमें आया तो इतना बड़ा ये बहाव बना और उसके कारण ये नुकसान हो गया, लोग संभल नहीं पाए। इस पे कोई दो राय नहीं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वक्त की जरूरत है। प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद ये बिजली से लेकर पानी तक की जरूरत पूरा करते हैं। जब नियम कायदों को ताक में रखा जाता है, जिसका खामियाजा कुदरत को चुकाना पड़ता है। अगर ये नदी है और समझिएगा इस नदी के बीचों बीच कोई एक बांध बना दें, छोटा या बड़ा, उसकी वजह से नदी का बहाव जो है वो अंदर की तरफ बढ़ जाएगा, जिसके बाद जो अंदरूनी क्षेत्र है
उसमें कटाव होगा और उस कटाव की वजह से जो ये घटनाएं होती है लैंडस्लाइड की वो बढ़ जाती है। हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड, पहाड़ी राज्य होने के कारण इनकी भौगोलिक स्थिति हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए जोखिम पैदा करती है। मॉनसून के दौरान भारी बारिश और बादल फटने से अचानक बाढ़ आ सकती है, जिससे जल विद्युत बांधों और संबंधित संरचनाओं को नुकसान हो सकता है। इससे भारी तबाही मच सकती है। इतना ही नहीं, हाइड्रो प्रोजेक्ट से नदियों के बहाव में परिवर्तन भी हो सकता है, जिससे जलीय जीवन और इकोसिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। परियोजनाओं के लिए बांधों के निर्माण से जंगल और प्राकृतिक आवास को भी नुकसान हो सकता है। निर्माण से निकला मलबा प्राकृतिक जल निकासी को अवरुद्ध करता है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, जैसा धर्मशाला में हुआ। इसीलिए घंटी बजाना जरूरी है। हमारी पूरी रणनीति हिमालय के ढांचागत विकास को लेकर एक नई तरीके से होनी चाहिए। अब चाहे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हो, चाहे हमारी बिल्डिंग्स हो, सड़कें हो, इस बात को संज्ञान में लेते हुए हमें अपनी रणनीतियां बनानी पड़ेंगी, वरना इस तरह के बड़े नुकसान आप कभी थमने वाले नहीं हैं। वैसी तस्वीरें उत्तराखंड की भी अलहदा नहीं है। यहाँ भी वो सब धड़ल्ले से हो रहा है जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, जिसका नतीजा आपदा के रूप में सामने आ रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक आने वाली इन खौफनाक तस्वीरों के बीच बड़ा सवाल ये है, पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की घटनाओं में बढ़ोतरी क्यों हो रही है? पहले जो बादल जुलाई अगस्त में फटते थे, वो अब जून में भी क्यों फटने लगे हैं? तो इसके लिए जिम्मेदार है जंगलों में आग लगने की घटनाएं जो इन दिनों आम हो चली है, जिस पर प्रशासन समय पर काबू नहीं पा पाता और वो बढ़ती चली जाती है, जैसे पिछले दिनों उत्तराखंड में दिखाई दिया। इसके अलावा पहाड़ों पर पर्यटकों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इनकी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी पर्यावरण के लिए खतरनाक है। पेड़ों की कटाई और कचरा जलाना भी बड़ा फैक्टर है। ये सब मिलकर जलवायु परिवर्तन का कारण बन रहे हैं, जिससे समय से पहले क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग खास करके बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है, उसी के कारण ये हो रहा है। तापमान और बढ़ेगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम खड़े होंगे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो या कोई भारत का दूसरा राज्य हो। जंगलों की आग समय पर बुझे, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई न हो, पहाड़ घूमने आ रहे पर्यटकों की गाड़ियां कंट्रोल में हो, बड़े पैमाने पर कचरा न जलाया जाए, ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है, प्रशासन की है। लेकिन पहाड़ों में ये नहीं हो रहा, जिसका असर हर साल त्रासदी के रूप में देखने को मिल रहा है। इसीलिए समय आ गया है घंटी बजाने का, ताकि हमारे पहाड़ बच सके, ताकि हमें ऐसी तबाही का गवाह न बनना पड़े, ताकि लोगों की जान बच सके। तो उठाइए फोन, बजाइए घंटी, क्योंकि यही सही वक्त है जब आपकी एक घंटी आने वाले वक्त में ऐसे हादसों में कमी लाकर सैकड़ों जानें बचा सकती है। घंटी बजाओ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। सावन का महीना शुरू होने को है और एक बार फिर सावन से ठीक पहले पहचान को लेकर घमासान शुरू हो गया है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है। कांवड़ यात्रा से ठीक पहले स्वामी यशवीर महाराज द्वारा कांवड़ मार्ग पर पहचान अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान तब हंगामा खड़ा हो गया जब इस पहचान अभियान की एक टीम दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 कांवड़ मार्ग पर पहुंची। यहां पंडित जी वैष्णव ढाबे पर टीम ने ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारियों से उनके आधार कार्ड मांगे, तो कर्मचारियों ने अपने आधार कार्ड नहीं दिखाए। आरोप है कि शक होने पर टीम ने ढाबे पर लगे बारकोड को स्कैन किया। स्कैन करने पर ढाबे के मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय से सामने आता है, जिसके बाद आरोप है कि हिंदू संगठन की टीम के द्वारा एक होटल कर्मचारी को जबरन कमरे में ले जाया गया और उसका पैंट उतारने की भी कोशिश की गई। इसके बाद होटल पर हंगामा खड़ा हो गया। इस हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को किसी तरह से शांत किया गया। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।